हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लक्ष्य 120। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य 120 सीरीज़ में। सो वेलकम टू द न्यू सब्जेक्ट विच इज़ पॉलिटी। सबका फेवरेट पॉलिटी आ गया है। जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि पॉलिटी सबका फेवरेट होता है। सबको, अगर सब लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अगर यूपीएससी की, तो वो पॉलिटी से ही करते हैं। पर फिर भी आउटपुट जो है उससे नहीं निकल पाता है। पता नहीं उनका, या तो स्ट्रैटेजी में कोई मिस्टेक हो जाती है ना? या तो फिर उनकी जो है उतनी अटेंशन नहीं दे पाते हैं, वो उसको एलिमिनेशन नहीं कर पाते हैं उसमें, या फिर उनकी जो थीम्स होती हैं वो कुछ भी उल्टा-सीधा ऊट-पटांग कुछ भी पढ़ते रहते हैं। तो पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रॉपर क्लियर कट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। केवल लक्ष्मीकांत पढ़ने से आपका पेपर नहीं निकलेगा, है ना? Lakshmikant is important to develop an understanding for the polity, but it is not sufficient to crack prelims for the यूपीएससी। क्योंकि अगर 14 से 15 क्वेश्चन आपको निकालने हैं तो आपको एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी चाहिए होगी। वो स्ट्रेटजी कैसी होगी? दैट वी विल अनफोल्ड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। पीवाईक्यू के बेसिस पे हम देखेंगे व्हाट आर द थीम्स दैट आर इम्पोर्टेंट, what are the trends which are important for this year, and how is the pattern of polity. We will do a complete holistic analysis, 360-degree analysis of PYQ. Then we will understand the important chapters on the basis of this analysis. Then we will plan our lectures on the basis of our printed notes, है ना? लक्ष्मीकांत को कवर करना इज़ लिटिल टफ, क्योंकि हम 4 से 5 लेक्चर्स में अपनी पॉलिटी ख़त्म करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये एक मैराथन सेशंस रहेंगे आपके लिए। और आपकी लक्ष्मीकांत जो है, उसमें मिनिमम आपको कम से कम 15 से 20 लेक्चर चाहिए, है ना? वो एक अलग बॉल गेम है। तो हम प्रिंटेड नोट्स से, जो हमारे एसएसआईपी के प्रिंटेड नोट्स हैं, उसके साथ हम पॉलिटी कवर करने की कोशिश करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और जो करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, उसकी पीटी 365 की वीडियो ऑलरेडी एसएसआईपी पर अपलोडेड है, वहाँ से आप एक बार इसको देख लेना। इससे आपके पॉलिटी के स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी प्रीलिम्स के लिए 2026 की। So let's get started. Here's a brief introduction about myself. My name is Vikas Sharma and here is my mark sheet. So we will start with the questions from 2020. 2020 के क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस कैसे आते थे, है ना? सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं कि अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन विच। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है जिसमें ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट? हाउ इज दिस पॉसिबल? देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपोजिशन? देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपोजिशन इन इंडिया. If all political parties are represented in the government, then why we have opposition? Kind of logic you need to have while solving the PYQs or while solving the questions in the examination hall, है ना? ये कहीं भी लिखा नहीं है, कहीं भी नोटेड नहीं है, ये कहीं भी आपको प्रिंटेड नोट्स में मिलेगा नहीं, पर ये आपको लॉजिक के थ्रू ड्राइव करना है। ये आपकी जो जनरल अवेयरनेस है उसके थ्रू आपको ये सोचना होगा कि गवर्नमेंट ही सारी पॉलिटिकल पार्टी से कंबाइन होकर बन जाएगी, तो फिर ऑपोजिशन पार्टीज क्यों बनेंगी? सेकंड स्टेटमेंट, the government is responsible to the parliament and can be removed by it. We will hold this statement and we will read the next statement. The government is elected by the people and can be removed by them. We know for sure that the government is elected by the people and it is removed indirectly by the people. कैसे? जो हाउस ऑफ पीपल है हमारा, जिसको लोकसभा के नाम से भी जानते हैं, उसमें कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। वो आर्टिकल 75 के अंडर नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके गवर्नमेंट को टॉपल कर सकते हैं। सो द पीपल, द एमपीज कैन टॉपल द गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 75, while people directly do not have the authority
टू रिमूव द इलेक्टेड गवर्नमेंट, पर इनडायरेक्टली इट इज़ पीपल, है ना? अब ये डायरेक्टली बोला है तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीटिंग इट्स इट्स फिक्स्ड टर्म। अब ये तो हमने देख ही लिया कि आर्टिकल 75 के अंडर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू इसको रिमूव कर सकते हैं। पर अगर मुझे ये पता भी नहीं है, अगर मैंने थोड़ी-सी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो मुझे इतना पता चलता है कि 1998 से लेकर 1999 तक कई बार गवर्नमेंट जो है टॉपल हुई थी। कई बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट जो थी, वो कई बार टॉपल हुई, कई बार तो मतलब 100 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, इस तरीके से गवर्नमेंट्स बनी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट जो अपने पास बच रहा है, वो स्टेटमेंट नंबर बी बच रहा है। सो व्हाट इज़ द थीम? द थीम इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। इट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट थीम फॉर द पॉलिटी। सेकंड इम्पोर्टेंट थीम क्या है? कि आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट्स कहाँ पर मेंशन्ड हैं? वेलफेयर स्टेट, and all of this is important for prelims examination. However, the answer is DPSP, but fundamental rights preamble is equally important for the prelims examination. They becomes our important themes, क्योंकि DPSP से आर्टिकल्स पूछ लेते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल जो है DPSP में कहाँ है, DPSP में है या फंडामेंटल राइट्स में है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है या प्रियम्बल में है, इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, है ना? अभी आर्टिकल 21 बहुत न्यूज़ में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रियम्बल इज फेयरली इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। प्रियम्बल में कौन से कीवर्ड्स हैं, है ना? और विच कीवर्ड हैज़ बीन एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। व्हाट आर द थ्री थ्री कीवर्ड्स? 3 कीवर्ड्स कौन से हैं? नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है कि इंडिया में कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या सही है इसमें से? अब प्रियम्बल से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, फेयरली सिंपल क्वेश्चन। मैंने बोला था ना कि प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब ये स्टेटमेंट मेंशन हो जाए किसी क्वेश्चन में, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी अटेंटिव इन द एग्जामिनेशन हॉल। जब आप ये पढ़ रहे हो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। अगर ऐसा होता तो फिर ये केशवानंद भारती जो केस था, केशवानंद भारती केस, उसमें हमें बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती? और उसमें ये क्यों बोलना पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले टाइम में बताता रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ना? इस तरीके के क्वेश्चंस, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर लॉजिक बेस्ड। ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ, कि अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स एंड द प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मल्टीपल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? अब उसमें वर्ड मेंशन्स हैं जैसे कि जस्टिस, तो जस्टिस वर्ड जो है प्रियम्बल में मेंशन दे रखा है। वर्ड मेंशन है विमेन, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन डिग्निटी, ये सब मेंशन है। तो ये आपके डीपीएसपी में भी है और ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है। आपने अगर एक भी कीवर्ड, एक वर्ड भी अगर इसमें मेंशन है, तो वो आपके जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों चीज़ों में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड एज
एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैसी होती है? क्या वो मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, या फिर गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर होती है? Such type of questions are asked in the prelims examination. अगर आपने डीपीएसपी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, अगर आपको पता है इसके आर्टिकल्स फ्रॉम 36 टू आर्टिकल 51, if you know these articles then you must be aware that concentration of wealth कहाँ है, कहाँ मेंशन है, क्या आर्टिकल 39 बी और सी में वेल्थ की बात की गई है? You should be aware about those things. That's why DPSP fundamental rights are important and preamble is important. राइट टू प्रॉपर्टी की पोजीशन क्या है? व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ आर्टिकल 300 ए? पहले एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको नाइन्थ जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट से. नाउ इट इज अ लीगल राइट एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300 ए. Such kind of information is required for the prelims examination. अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था 26 जनवरी 1950 को? इनडायरेक्टली एग्जामिनर पता है क्या पूछ रहा है कि 1976 में जो 3 कीवर्ड ऐड हुए हैं वो याद हैं आपको? अगर याद है तो बता दो, याद नहीं है तो फिर घर जाओ. इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके से यूपीएससी थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है. एग्जैक्ट स्टेटस क्या था? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सेक्युलर वर्ड जो है, सोशलिस्ट वर्ड जो है वो बाद में जोड़ा गया है. ये आंसर इसका होगा बी. फेडरल कैरेक्टर के एसेंशियल फीचर्स क्या हैं? व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स? इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो आपका लक्ष्मीकांत का चैप्टर है उसमें ये मेंशन है फीचर्स सारे के सारे, है ना? इस तरीके के क्वेश्चंस. अब आपके फंडामेंटल राइट्स में जो है आपके अनटचेबिलिटी का जो राइट है वो कहाँ प्रोटेक्टेड है? राइट टू इक्वालिटी में है, क्योंकि अब आपको पहले तो ये आर्टिकल पता हो कि ये आर्टिकल जो है 17 में आता है. अब आर्टिकल 17 जो है राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है फ्रॉम 14 टू 18. ये पता होना चाहिए, ये ब्रॉड हेड्स पता होनी चाहिए. तो आंसर हो जाएगा राइट टू इक्वालिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 के अंदर है, जो रेट्स वाला चैप्टर है हमारा, है ना? इस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते हैं. अब थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं. कैसे? ये क्वेश्चंस जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होता है? क्या उसका मतलब पुलिस स्टेशन में लॉक होना है? अगर जुडिशियल कस्टडी है तो इसको फिर पुलिस कस्टडी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर पुलिस स्टेशन में रखा है तो इसको पुलिस कस्टडी बोलना चाहिए ना, फिर उसको जुडिशियल कस्टडी क्यों बोल रहे हैं? जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में कोई तो डिफरेंस होगा. जेल किस लिए होती है एंड थाना, थाने में आप लॉक्ड हैं या फिर आप जेल में लॉक्ड हैं, देयर इज अ डिफरेंस. अगर आप जेल में लॉक्ड हैं देन यू आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी. क्यों? क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं. अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आर्टिकल कौन सा है जो आपको इस राइट के अंदर प्रोटेक्ट करता है. वो आर्टिकल आपको बताना है. मैं आपको बता रहा हूँ राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है वो आर्टिकल. अब वो आर्टिकल कौन सा है, वो आर्टिकल नंबर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. ये क्वेश्चन आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चंस. अच्छा, एक्सक्लूसिव पावर्स कौन सी हैं लोकसभा की? हाउस ऑफ पीपल की एक्सक्लूसिव पावर्स क्या हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन वी हैव डिस्कस्ड कि आर्टिकल 75 के अंदर ये पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है. टू इम्पीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हम देखते हैं
तो इसमें जो है आपके स्टेट भी पार्टिसिपेट करते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी कुछ पार्टिसिपेट करती हैं जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी, और आपकी लोकसभा भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, प्लस राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करती है। पर इम्पीचमेंट यानी कि रिमूवल में स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते, यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट नहीं करते, बट इट बिकम्स एन अफेयर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एज अ होल, जिसमें राज्यसभा भी आएगी और लोकसभा भी आएगी। So Lok Sabha becomes important, and what are the exclusive powers of the Lok Sabha? And it is also important that we learn about the Rajya Sabha कि राज्य सभा की exclusive powers कौन सी हैं। और बिल्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। बिल इज एन इम्पॉर्टेंट थीम फॉर पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है, मनी बिल क्या है, ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 110 सबने रटा होता है और 117 और यूपीएससी पूछ लेता है 109। अब बताओ कहाँ जाओगे? सबने 110 रटा है और यूपीएससी ने पूछ लिया 109। तो इसलिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया अबाउट दी बिल्स। बिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। वी विल अंडरस्टैंड इन द कमिंग लेक्चर्स क्या मतलब होता है इसका, क्या डिफरेंसेस हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ इज इम्पॉर्टेंट, है ना। ये आपके शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं। जो 12 आपके शेड्यूल हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है कौन से शेड्यूल के अंदर आता है ना। आपको मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ। ए ऑप्शन है आपका 9th शेड्यूल, बी ऑप्शन है आपका 10th शेड्यूल, सी है आपका 11th शेड्यूल एंड डी है आपका 12th शेड्यूल। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिए कि इसका आंसर क्या है, एंटी डिफेक्शन कौन से शेड्यूल में आता है। इसी तरीके से शेड्यूल एरियाज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th शेड्यूल कौन सा है, 5th शेड्यूल कौन सा है, इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन डायरेक्टली। चीफ पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, इसका मतलब क्या होता है। द मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चन ऑफ 2024, क्या प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेजेंट करते हैं या प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं। किसके बिहाफ पे प्रेजेंट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ये या फिर प्रेसिडेंट। आप कमेंट सेक्शन में बताओ। यूपीएससी के हिसाब से तो एकदम अलग आंसर है इसका, और उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। गवर्नर इज एन इम्पॉर्टेंट थीम। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन, ये आपका जो है 33% रिजर्वेशन वाला जो बिल था वो आपके अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इम्पॉर्टेंट थीम फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। ऑर्डिनेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। सो वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, है ना। पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं इंडियन पॉलिटी में, वो एक बार देख लेते हैं, फिर उसको जो है हम अपने लेक्चर में कवर कर लेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपने हिस्ट्री में इसको पढ़ लिया है डिटेल में तो हमको यहाँ कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1773 से लेकर 1947 तक के जो एक्ट्स हैं उससे एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। या तो 1935 से पूछ लेंगे, 1919 से पूछ लेंगे, 1909 से पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेते हैं, 1835 से पूछ लेंगे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो लोग। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट थीम फॉर द एग्जामिनेशन। फिर प्रियम्बल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्रियम्बल कितनी इंपॉर्टेंट थीम है। देन फंडामेंटल राइट्स इज इम्पॉर्टेंट, डीपीएसपी इज इम्पॉर्टेंट। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, इम्पॉर्टेंट है इसके आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे थे, राइट टू इक्वालिटी में कहाँ से कहाँ तक आएंगे, है ना। फ्रीडम, राइट टू आपकी लिबर्टी में कौन से आर्टिकल्स आएंगे।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इम्पॉर्टेंट, है ना? क्योंकि एक लास्ट ईयर ही 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन से आर्टिकल्स जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स में हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 368। सबसे पहले तो इसका प्रोविज़न पता हो हमें, फिर उसके बाद जो है पॉपुलर जो भी पॉपुलर अमेंडमेंट्स हैं वो पता हों। फॉर एग्ज़ाम्पल 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दीज़ आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स। फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर हम एक बार देख लेंगे कि व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, और इंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशन में आपकी सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इंटर स्टेट रिलेशन में वाटर डिस्प्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर डिस्प्यूट क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल्स क्या हैं, जोनल काउंसिल्स क्या हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इमरजेंसी प्रोविजंस देख लेंगे हम लोग एक बार, है ना? स्टेट की इमरजेंसी कौन सी होती है, नेशनल इमरजेंसी कौन सी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सी है, क्या प्रोविजंस हैं, क्या आर्टिकल्स हैं, वी विल सी दैट। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर में क्या डिफरेंस है, इसको एक साथ पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको डिफरेंस पता चल जाएंगे, आपको सिमिलैरिटी पता चल जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, तो यूपीएससी इससे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर्स की क्या पावर होती हैं, क्या फंक्शंस होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपने जो है एक वर्ड सुना होगा कैबिनेट। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि कैबिनेट वर्ड वर्ड एज अ कैबिनेट कौन से आर्टिकल में मेंशन है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट जो है आपकी नेशनल इमरजेंसी में छुपी हुई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैबिनेट का किस आर्टिकल में मेंशन है। पार्लियामेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, क्योंकि पार्लियामेंट में ही आपको जो है फंड्स पता चलेंगे, आपको बिल्स पता चलेंगे, है ना? और आपको बजट पता चलेगा। ठीक है, पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकर पता चलेंगे आपको, डेप्यूटी स्पीकर पता चलेंगे आपको। पार्लियामेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं पर इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द जुडिशरी, और जुडिशरी में क्या, सुप्रीम कोर्ट। इसकी पावर्स क्या हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, ओरिजिनल पावर्स क्या होती हैं, रिट पावर्स क्या है, रिट जुरिस्डिक्शन क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से। जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपके ट्राइब्यूनल्स, ट्राइब्यूनल्स क्या हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुए थे क्या, आर्टिकल 323A में है क्या, आर्टिकल्स पता हों। पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, इसमें आपका 5th शेड्यूल आ जाएगा और 6th शेड्यूल आ जाएगा। अब इसमें 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट्स आते हैं, आप कमेंट सेक्शंस में बताओ। आपके लिए हिंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। हिंट आपकी ये रही, अब आप नेम्स जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट्स जो है आते हैं। उनका हम डिफरेंस पढ़ेंगे, ग्राम सभा का क्या रोल होता है ना? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। These are the few important things that needs to be understood. फिर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे हम, है ना? कैग पढ़ेंगे, फिनेंस कमीशन पढ़ेंगे। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं, वो भी हम एक बार देख लेंगे जो न्यूज़ में होंगी। वही देखें, क्योंकि सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बहुत सारी हैं।
फिर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देख लेंगे। इसका क्या, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको पता हों कि आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, क्या वो फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड हैं? क्या वो डीपीएसपी में मेंशन्ड हैं? ये आपको पता हो। ऑफ़िशियल लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट। इंडिया की ऑफ़िशियल लैंग्वेज क्या है? क्या डिफ़रेंस होता है ऑफ़िशियल लैंग्वेज और राष्ट्रभाषा में? नेशनल लैंग्वेज क्या होती है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल लैंग्वेज के बारे में साइलेंट है? क्या हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है या हमारी ऑफ़िशियल लैंग्वेज है? शेड्यूल्स क्या हैं, हमने अभी डिस्कस किए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हमारे 4 से 5 लेक्चर्स होंगे पॉलिटी के, जिसमें हम पॉलिटी को डिटेल में कवर करेंगे। ये हमारे प्रिंटेड नोट्स हैं, इस तरीके से हमने आपके लिए नोट्स बनाए हैं और हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने आपके लिए रखे हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस जो है पॉलिटी में सॉल्व हों। आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे अपने एमसीक्यू नोटबुक में। फॉर एग्जांपल, अब ये वाला क्वेश्चन जो है, पीवाईक्यूज के ही क्वेश्चंस हमने ज़्यादातर जो है आपके प्रैक्टिस सेक्शन में लगाए हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। किस तरीके से कंपनी रूल में जो है आपका फंक्शन होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, और फिर क्राउन रूल में कैसे होता था। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1861 में क्या था, क्या प्रोविजंस थे इसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्या प्रोविजंस थे? 1935 के क्या प्रोविजंस थे? वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रोविजन। फिर पीवाईक्यूज आपके लिए और प्रैक्टिस सेशंस। इसी तरीके से हम सारे लेक्चर्स जो हैं आपके लिए, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे डे बाय डे। 4 से 5 लेक्चर्स हम आपके लिए पॉलिटी पर लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।